हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आप लोग के क्लास 8 का ये जो चैप्टर है, यानी क्लास 8 का ये आप लोग का 9th चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि यानी साउंड के बारे में, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक और देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो अपने सामने बुक रख लीजिए, और ये सारे पॉइंट को भी संतुष्टि के लिए आप लोग मिलाते हुए चले, क्योंकि ये सब ये आप लोग के बिल्कुल हूबहू भी एनसीईआरटी में का ही है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। जितना है आप लोग के क्लास 8 में चैप्टर यानी 9th में जो ध्वनि है, ध्वनि में जितने टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक इसमें है। तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें या इस क्लास को देखें, आपको सेम फायदा होने वाला है। तो इसलिए हो सके तो आप इसको ही देखिए, क्योंकि आप अगर बुक भी पढ़िए, आप चाहत रखिए जो भी आपको पसंद है, लेकिन अगर बुक पढ़ने बैठते हैं तो आपको 1-2 घंटे लगेंगे उस चैप्टर को पढ़ने और समझने में। लेकिन अगर ये जो थ्योरी है जो मैंने आप लोग को पढ़ा रही हूँ, और ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे ये मिल जाएगा, और इसको आप बहुत जल्द 5 से 10 मिनट में पूरे चैप्टर को भी रिवीजन कर लेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। तो जितने को क्लास हो चुकी हैं, जितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उन सब की पीडीएफ भी वहां पे अपलोड हो चुका है, तो वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां से आप उसको रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को के एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, वो भी आप लोग का प्रैक्टिस हो रहा है, हूबहू आप लोग के पेपर ही प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते कि आखिर ध्वनि होती क्या है। अगर हमारे पास ध्वनि, हर एक जानवर के पास ध्वनि होती है, अगर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है कि जिसके पास ध्वनि नहीं है। ध्वनि होती क्या है? अगर ध्वनि नहीं होती है तो हम अपनी बातों को किसी से नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल पूछा जाता है कि ये बताइए कि ध्वनि हवा अंदर जाते समय निकलती है या अंदर से जब बाहर ध्वनि प्रवेश करती है, यानी हवा बाहर निकलता है तब करती है। तो जब हवा हमारे शरीर में बाहर बोलते हैं और जब हवा बाहर निकलती है तो वहां से जब हमारे लैरिंग्स में वाइब्रेशन होता है, वहां से आवाज निकलती है। आप इस टाइम पढ़ रहे हैं और कुछ बोलिए, अपने ये गले के पास अपने हाथ को रखिए, वहां पे आपके हाथ में वाइब्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लैरिंग्स है वो वाइब्रेशन कर रहा होता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एक एक करके, जैसे कि ध्वनि है क्या, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए। देखिए सब ध्वनि के बारे में ही है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्वनि कैसी ऊर्जा है, तो मैकेनिकल एनर्जी है, यानी यांत्रिक ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे लैरिंग्स में कंपन होता है, तभी ये ध्वनि बाहर निकलती है। कंपन विक्षोभ के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहीं पे अगर एक इसी से मिला के पूछ देता है कि ये बताइए प्रकाश को चलने के लिए आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, तो प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और पूछ लिया जाए कि सबसे तेज प्रकाश किसमें होता है, तो सबसे तेज प्रकाश किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। लेकिन यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए ध्वनि सबसे तेज किसमें होती है, तो ठोस में सबसे तेज ध्वनि होती है, उसके बाद द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे ध्वनि यानी ध्वनि सिर्फ माध्यम के विक्षोभ के कारण आगे बढ़ती है, न कि वस्तु के कण के गति के कारण। जैसे कि ये कण है, देखिए इसे एक चिपका हुआ कण है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए, रट कर याद नहीं रहता। कोई भी चीज रटिए, रट कर याद नहीं होता है। जब आप उसको समझ लेते हैं तो वो याद हो जाए। जैसे कि ये कोई वस्तु है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ठोका, तो अब ये कण उठ के नहीं आगे से आता है। अब ये कण जैसे ये से टकराएगा, ऐसे टकराते टकराते इस तरह से टकराते हुए क्या करेगा, आगे ये ध्वनि बढ़ती जाएगी। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। जैसे कि आप एक गोली, जैसे कि गोली को लाइन में रख लीजिए और मारते हैं गोली, तो धीरे धीरे गोलियां क्या होती जाती हैं, एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। तो वही कहा गया यहाँ पे। देख सकते ध्वनि सिर्फ माध्यम के विक्षोभ के कारण आगे बढ़ती है, ना कि वस्तु के कण के गति के कारण। मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र अथवा लैरिंग्स के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पे भी आपसे पूछ दिया जाए कि ध्वनि फेरिंग्स से होता है कि लैरिंग्स से उत्पन्न होता है, तो ध्वनि लैरिंग्स से उत्पन्न होता है। ध्वनि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न चाल से गति करती है। जो यही लैरिंग्स होता है, जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज पतली लगती है, सुनने में मधुर लगती है, लेकिन वहीं पे जो मेल होते हैं
मेल की आवाज मोटी लगती है या कुछ टाइम के यानी कुछ समय पर जब परिपक्वन आता है, उन लोगों में किशोरावस्था आती है तो उनकी मोटा आवाज ऑटोमेटिक मोटी हो जाती है। क्यों? इस उसका कारण क्या है? ये लैरिंग्स ही है। लैरिंग्स आप देखते होंगे कि जो मेल होते हैं वहां पे उन लोग के गला में देखेंगे तो थोड़ा सा घुंडी जाइस दिखता है, यानी उठा, उन लोग का लैरिंग्स बड़ा होता है, महिलाओं की लैरिंग्स छोटी होती है। तो इसलिए महिलाओं की ध्वनि पतली होती है और मेल की ध्वनि क्या होती है, यानी पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है। यहाँ पे पूछा गया ध्वनि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न चाल से गति करते हैं। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे तेज पूछ लिया जाए तो सबसे तेज होता है ठोस में। ये सारे पॉइंट आप लिखते चलिए। सबसे ठोस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोग का द्रव होगा और उसके बाद गैस हो जाएगा, यानी गैस होगा, और सबसे कम होता है निर्वात में होता है। तो सबसे कम पूछा जाए किस में होता है, तो निर्वात में होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। ध्वनि सामान्यतः अनुदैर्ध्य तरंग यानी लैंगिट्यूडनल वेव है, यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ नहीं है। ध्वनि आप देखते हैं तो हमेशा इस तरह से चलती है, यानी ये इस तरह अनुदैर्ध्य चलती है, अनुप्रस्थ नहीं चलती है। अभी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, याद ही नहीं होता है। तो अनुदैर्ध्य इसमें ध आ रहा है, अनुप्रस्थ उसमें प आ रहा है, तो ध्वनि ध अनुदैर्ध्य इससे रिलेट करके याद कीजिएगा। देखिए कोई भी टॉपिक जब आप याद करते हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ उसमें किसी से रिलेट करके ही याद करना पड़ता है, नहीं तो वो याद नहीं होता है, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ है। एग्जाम में ऑटोमेटिक ये भूल जाएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे कि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ है। तो इसलिए आपको मिला के, जैसे कि यहाँ पे ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य है और ध्वनि ध है और फिर अनुदैर्ध्य में भी ध है, तो इससे करके आप इसको याद कर लीजिए। ध्वनि द्रव के सतह एवं ठोस के अनुप्रस्थ एवं ठोस सतह एवं द्रव के अंदर एवं गैस अनुदैर्ध्य होती है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, ध्वनि द्रव की सतह एवं ठोस में अनुप्रस्थ। ध्वनि दोनों माध्यम में चलती है लेकिन अक्सर होती कैसी है, अनुदैर्ध्य होती है। तो जो द्रव होगा यानी द्रव है और ठोस के ऊपर कैसा चलती है, अनुप्रस्थ चलती है, लेकिन सतह एवं द्रव यानी ठोस की सतह एवं द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य चलती है। ध्वनि जो अनुप्रस्थ होती है ये कभी नीचे नहीं, यानी द्रव के नीचे नहीं चलती है, तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं। ध्वनि की वाय में चाल 331 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में 331 मीटर दूर ध्वनि चलती है। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। अब आप यहाँ पे कई सारे पॉइंट अभी हम लोग आगे देखेंगे कि, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करके चलिएगा कि ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे पूछ, जैसे कि ध्वनि पे किसका, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, फिर यहाँ पे ताप का प्रभाव पड़ता है, घनत्व का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे ध्वनि की एसआई मात्रक माइक्रोमीटर पर मीटर सेकेंड होता है। ध्वनि का व्यवहारिक मात्रक क्या है, डेसिबल होता है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ध्वनि की चाल पे सीधा किसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ध्वनि यहाँ पे आप लोग का ध्वनि है और इधर उसका चाल यानी वेग है। यहाँ पे कारक फैक्टर का मतलब हो जाए कि ध्वनि, हम ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्वनि के जैसे कि ताप आप बढ़ाएंगे, अगर ताप बढ़ा तो ध्वनि के वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ी तो ये वेग, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वातावरण में नमी। जैसे ठंडी के समय क्या है, वातावरण में नमी है, लेकिन गर्मी के समय में क्या होता है, वातावरण में नमी नहीं होता है। इस टाइम जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद आर्द्रता हो जाती है, उमस आर्द्रता के कारण ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आर्द्रता क्या है, अगर आर्द्रता बढ़ा तो यहाँ पे ध्वनि की वेग क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए प्रत्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रत्यवस्था जो आप स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग में बहुत ज्यादा प्रत्यस्थता होती है, तो जिसका ज्यादा प्रत्यस्थता रहेगा उसमें ध्वनि भी क्या रहेगी, ध्वनि का वेग भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा, लेकिन घनत्व के अपोजिट होता है। यहाँ पे देखिए डेंसिटी, एक घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है, ये है ये कितनी चीज, मतलब इसमें कितना ये घना है, इसको ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी बहुत चीज, जैसे घनत्व किसी किसी चीज का बहुत, जैसे कि यहाँ पे शहद हो गया, शहद का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि शहद ज्यादा गाढ़ा है। चशनी का घनत्व चीनी के रस से ज्यादा होता है, क्योंकि चीनी में उसमें ज्यादा घनत्व है, बिल्कुल पास पास अणु आ जाते हैं। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो उसकी वेग क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर द्रव्यमान बढ़ा तो अभी क्या होता है, उसका वेग घट जाता है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे कंपन के घटक क्या है, कंपन के घटक देखने वाले। यहाँ पे आपसे पूछा गया कंपन के घटक यानी वाइब्रेशन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो जैसे कि इस तरह से आप देखे होंगे, इस तरह से ये होता है, ध्वनि चलती है। अब ये जो बिल्कुल इसकी बीच की दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इन दोनों के गर्त यानी ये क्या है, ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य यानी एक स्ट्राम सिंबल होता है। आगे देखिए इसमें,
यहाँ पे जो आप लोग का आवर्त काल होता है, यानी यहाँ से यहाँ चलने में जितना टाइम लगा उसको हम आवर्त काल कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितना तेज चल रहा है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे प्रति सेकेंड कंपन की आवृत्ति कहते हैं, यानी प्रति सेकेंड, यानी ये है जैसे कि यहाँ पे कितने यहाँ तक की दूरी 1 सेकेंड में कितना तय कर दिया, तो उसको प्रति सेकेंड कंपन की आवृत्ति को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्त काल कहते हैं, यानी वो कंपन हुआ कितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं, समय काल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन का मतलब कि यहाँ पे ये पूरा इतना विस्थापन हुआ, इतना ये विस्थापन, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ के विस्थापन को हम आयाम कहेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे, यानी यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगा प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना ये दूरी तय किया उसको आवृत्ति कहेंगे। और यहाँ से यहाँ जाने में, यानी एक कंपन पूरा करने में, यानी यहाँ से ऐसे आया फिर ऐसे आया, ये कंपन पूरा करने में इसको सौर कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। आगे देखिए, इसमें देखिए यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इसे पूरा यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली को आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाजों को नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज को हम सुनते हैं। पुरुषों में यहाँ पे देखिए वही पूछा गया, पुरुषों में वाक तंत्रों की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। यानी जो यहाँ पे लैरिंग्स है पुरुषों में 20 होता है और महिलाओं में 15 होता है। अंतर कितने का होता है, 5 का होता है। बच्चों के वाक तंत्र बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष महिलाओं तथा सब बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है जो कि आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रबलता किस पे निर्भर करता है, आयाम पे। अगर यहाँ पे प्रबलता होगा, प्रबलता, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल आयाम, इस तरह से आपको खुद नोट्स बनाना चाहिए जिससे कि आपको पेपर में टाइम मिल जाए। तो ये आयाम हो गया। तारत्व किस पे, अब यहाँ पे अगला है तारत्व। पूछ लिया जाए कि तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी आवृत्ति पे निर्भर कर। अगर आप आवृत्ति बढ़ाए तो तारत्व बढ़ेगा, अगर प्रबलता बढ़ाएंगे तो आयाम के स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो आयाम के स्क्वायर होता है, यानी आप प्रबलता बढ़ाएंगे तो आयाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आयाम बढ़ाएंगे तो प्रबलता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और ध्वनि का तेज और मंद होना किस पे डिपेंड करता है, ये प्रबलता। तेज का मतलब कि आप बोल रहे हैं तो कितने दूर तक आपकी आवाज सुनाई दे रही है, तो उसे ही हम कहते हैं कि ध्वनि का तेज और मंद होना। तारत्व आवृत्ति, तो जो तारत्व आवृत्ति ये बताता है कि ध्वनि आपकी कितनी पतली है और कितनी मोटी है। जैसे कि आपने बहुत तेज से किसी को पुकारा तो वो आपकी प्रबलता है, आयाम है। लेकिन आप अगर महिला हो गई, पुरुष हो गए और बच्चे हो गए, इनकी बोलियों में अंतर कर पाते हैं। जैसे कि शेर दहाड़ रहा होता है तो उस टाइम उसका क्या ज्यादा होता है, उसका प्रबलता बहुत ज्यादा होती है, इस तरह उसकी बोली बहुत दूर तक सुनाई देती है। और जब आवाज, किसी की आवाज आपको पतली लगती है, सुरीली लगती है, तो वहां पे उसका डिपेंड कितना आवृत्ति बढ़े या तारत्व बढ़ा। जब आवृत्ति बढ़ेगी, तारत्व बढ़ेगा तो ध्वनि क्या होती है, पतली या मोटी होती है। गुणवत्ता क्या है, यानी गुणवत्ता का मतलब आवर टोन, सनांदी, अधिस्वर, आवाज में अंतर कर पाना। गुणवत्ता के कारण ही आप मम्मी, भैया, भाभी, यानी किसी की भी आवाज को, बहन की आवाज, जो भी आपके घर में, उनकी आवाजों को आप कैच कर पाते हैं कि हाँ ये किसने बोला है। तो ये गुणता क्या बताएगा, आवाजों में अंतर करेगा। प्रबलता, आप कितने तेज से बोल रहे हैं और कोई आपकी आवाज कितने दूर से आपकी आवाज कितने दूर तक सुनाई दे रही है। तारत्व आवृत्ति क्या बताया था कि आपकी बोली कितनी पतली और मोटी है। तो इस चार्ट से फिक्स है कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि आप लोग के एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको एक भी चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आप लोग को पहले थ्योरी पढ़ा रही हूँ, थ्योरी के बाद इसी के साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो आप लोग वहां पे खुद आके देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन बने हैं वो क्या एनसीईआरटी से हटके हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से हटके नहीं है। देखिए यहाँ पे आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। आवृत्ति के अनुसार ध्वनि के प्रकार, अब जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ध्वनि के कितने प्रकार हैं, तो ध्वनि के प्रकार आपने
तीन प्रकार के पढ़े होंगे। ध्वनि के प्रकार कितना है, तो एक श्रव्य होता है, अपश्रव्य होता है, पराश्रव्य, इंफ्रासोनिक, ऑटोसोनिक और ऑडिबल सोनिक। तो हम लोग सुन किसको सकते हैं, केवल श्रव्य ध्वनि को ही मानव सुनता है, इसे मानव द्वारा सुना जाता है। ये इसका आवृत्ति कितना होता है, 20 से 20 हर्ट्ज तक होता है। लेकिन अश्रव्य, यहाँ पे एक अश्रव्य होता है और एक पराश्रव्य होता है। तो जो अश्रव्य होता है इसका 20 हर्ट्ज से कम होता है, लेकिन ये पराश्रव्य होता है ये 20 के यानी 1000 से अधिक तक हो जाता है। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो ध्वनि आवृत्ति के अनुसार कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कान का आप लोग का स्ट्रक्चर दिया गया है, क्योंकि ये आप लोग के बुक का ही स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए अश्रव्य यानी इंफ्रासाउंड वेव क्या होता है, तो इसको सुनता कौन कौन है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अश्रव्य तरंग को कौन कौन सुन सकता है, कौन कौन जानवर सुनता है। तो कुत्ता सुनता है, बिल्ली सुनती है, सांप, कछुआ, मानव का कण, उसे गेंदा, हाथी, वेल, दरियाई घोड़ा। आगे देखिए इसमें मानव का कण, ये इसमें का नहीं है, ये आप लोग का इधर है, यानी ये आप लोग का फिगर इसका दिया गया है, क्योंकि हम लोग तो अपश्रव्य ध्वनि को सुन ही नहीं सकते हैं। तो ये आप लोग का यहां तक हो गया। आगे देखिए इसमें वह तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, यह बड़े स्रोत से उत्पन्न होते हैं। हृदय और चुंबक एवं भूकंप का कंपन इसका उदाहरण है। तो जो हम लोग की हृदय की ध्वनि होती है वो कौन सी ध्वनि होती है, इंफ्रासाउंड होती है, यानी अवश्रव्य होती है। अगला है आप लोग का पराश्रव्य ध्वनि, यानी पराश्रव्य ध्वनि को कौन सुनता है और कौन उत्पन्न भी करता है, तो गेंडा है, दरियाई घोड़ा है, चमगादड़ है, डॉल्फिन है, चूहा है और पोर्फोइसिस है। ये इस तरंग की आवृत्ति 20 के का मतलब क्या होता है, 1000, यानी 1000 होता है। तो इसको 20 हर्ट्ज से 20,000 तक इसकी ध्वनि की साउंड यानी आवृत्ति होती है। इसे यह प्रथम बार गॉल्टन द्वारा विशेष प्रकार की सीटी से उत्पन्न किया गया था। आजकल ये पॉइज इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग सोनार, ईसीजी मशीन, चिमनी को साफ करने, गठिया, पथरी आदि के उपचार में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड पुराने दस्तावेज, कृषि कीट को भी नष्ट करने में किया जाता है। तो ये बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो आवश्यकता से अधिक शोर को ध्वनि प्रदूषण। जब आप देखते होंगे कहीं पे बहुत सारे डीजे बजते हैं तो लगता है कि आपके शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है वो खुद डोल रहे हैं, तो इसलिए धड़कन बढ़ जाती है जहां पे ध्वनि की साउंड ज्यादा होती है। तो ये हम लोग के लिए हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण में अनिद्रा, अति तनाव, चिंता आदि रोग उत्पन्न होता है। WHO के अनुसार यानी यहाँ पे वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 65 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। भारत में 75 से 80 डेसिबल ध्वनि क्या होती है, प्रदूषण कहलाती है। आगे देखिए ध्वनि के अवशोषण के कारण के लिए यानी अवशोषण करने के लिए फाइबर बोर्ड, पेड़ पौधे का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे कि जो सड़कें होती हैं ज्यादा हैवी होती हैं उनके साइड में क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि अधिक ध्वनि को क्या कर लें, ऑब्जॉर्व कर लें। ग्रीन मोफलर यानी परियोजना में एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। आगे देखिए इसमें यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि WHO के द्वारा ध्वनि कितना हो सकता है। सामान्य श्वास में 10 डेसिबल होता है, मंद फुसफुसाहट करते हैं 30 डेसिबल होता है, सामान्य बातचीत वार्तालाप के लिए 60 डेसिबल है और व्यस्त यातायात 70 डेसिबल है। औसत फैक्ट्रिया में 80 डेसिबल है। यहाँ पे कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्ता में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकता है। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पे वो कार्य करता है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सामान्य श्वास 10 डेसिबल होता है, मंद की फुसफुसाहट 30 डेसिबल होती है, सामान्य बातचीत का वार्तालाप 60 डेसिबल होता है, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल होता है, औसत फैक्ट्रियों में 80 डेसिबल होता है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। आगे देखिए इसमें श्रवण क्षति यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपसे बताया गया है कि पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि यानी बिरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता यानी डिसेबिलिटी सामान्य किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चे के विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीख कर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। जो आपकी बुक है, आपके बुक में इस तरह से बॉक्स बनाया गया है और ये सारी बातें उसी बॉक्स में कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि
क्योंकि वाक शक्ति श्रवण की परिणाम स्वरूप विकसित होती है, इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए, यहाँ पे देखिए आगे, लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पे कुछ जो कि आप लोग के वन लाइनर है, जो कि यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस द्रव गैस में। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, अनेक आवृत्तियों की ध्वनि को स्वर कहते हैं। ध्वनि कान में किसके द्वारा सुना जाता है? तो कर्णपटल ईयर ड्रम के द्वारा। ध्वनि को कहा जाता है? अशांत यानी डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे कंपन अधिक होने पर ध्वनि का तरत्व अधिक होता है। अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? शोर। कान के किसी भाग से ध्वनि मस्तिष्क तक जाता है तो कर्णपटल है। ध्वनि एवं देखना मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? तो मध्य यानी मध्य मस्तिष्क में है। 1 हर्ट्ज कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पे 1 हर्ट्ज 60 कंपन प्रति मिनट होता है। ये आप लोग के एनसीईआरटी के पेपर हैं, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ टॉपिक है जिसको देख लीजिए। ध्वनि निर्वात में संचित नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य कहा गया है। किसी कपित वस्तु को के प्रति सेकेंड होने वाले यानी दोनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, बिल्कुल गलत है। एक कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है, ये भी गलत है। मानव कान के लिए श्रव्यता प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो बिल्कुल सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारा तो उतनी ही अधिक होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे अभी आपको बताएं, इसका मतलब क्या होता है? आवृत्ति प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या होता है? तारत्व। आप जितना तारत्व बढ़ाएंगे उतना ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितना फ्रीक्वेंसी घटाएंगे उतना ही आपका तारत्व भी घट जाएगा। आगे देखिए, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत असत्य होती है। ध्वनि प्रदूषण अशांत श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, तो यहाँ पे आपका सत्य है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ये आप लोग का जो बुक दिया है, आपके बुक के साइड में इस तरह से बनाया, सही गलत वाले क्वेश्चन हुए हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तिछड़ा कंपन निर्धारित आवृत्ति करती है। तो ये आप लोग की थ्योरी कंप्लीट होती है। और ये जो क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।